हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली कुछ भाई लोग हमारे हैं जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बट और कुछ ऐसे बिगिनर्स भी हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या फिर आफ्टर 12th कर तो रहे हैं चीज़ें, बट उनको गाइडेंस नहीं है प्रॉपर कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या एज लिमिट है। मोस्टली कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एज लिमिट क्या रहती है, कितने अटैम्प्ट्स रहते हैं मेरे पास, जनरल कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी के अकॉर्डिंग कितने अटैम्प्ट्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है। और क्या सैलरी होती है और क्या सिलेबस रहता है, कितने पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। सो बहुत सारे भाई लोगों के बहनों के हमारे मतलब बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या है। मतलब आप मुझे एक बार देखो क्या होता है, कई बार हर बच्चा इतना नहीं होता है कि वो हर चीज़ को उतना ढूंढ के और चीज़ें कर पाए। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो कि इस वीडियो के थ्रू उनको सही गाइडेंस या सही चीज़ें पता चल सकें कि कितने पेपर होते हैं, क्या होता है, ये पेपर कब होता है, प्रीलिम्स कब होता है, मेंस कब होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ, एक गिव अवे चल रहा है गाइस, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स जल्दी होते हैं मैं आपको वो गिव अवे करूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको कुछ भी हमारे इस वीडियो में मतलब अच्छा लगता है, अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप कॉमेंट भी करिए। और चलो आगे वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी जो भी आईएएस की तैयारी शुरू करने वाले हैं, जो कर रहे हैं और जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, आईएएस क्या, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमारा ड्रीम है इस कैप को पाना। इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं सारी, ठीक है। और ये एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, इंडिया का सबसे मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है इसको, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, ये सर पे चाहिए। हमें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो हमें ये इसके लिए मेहनत करनी है दिन रात, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पढ़ना है मेहनत से और मन से पूरे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे शुरू करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आइए, देखो कई लोगों को सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए। देखो आईएएस की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईएएस होता क्या है, ठीक है। ये इसमें कितनी पोस्ट होती हैं, ये इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ आईएएस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, व्हाट इज़ आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि ये एक इम्पीरियल सिविल सर्विस थी। जैसे 1950, जैसे अपना जो 26 जनवरी होती है ना 1950, उससे पहले इसको इम्पीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था, ठीक है। फिर से एक सिविल तो यहाँ पर लिखा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वॉज फॉर्मली नोन एज, यानी कि जब ये फॉर्म की गई थी तब इसको एक इम्पीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इज़ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो और ये इसको क्या है, टफेस्ट एग्जामिनेशन, टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा गया है इंडिया का, ठीक है। अब यार आता है यहाँ पर, इट इज़ कंडक्टेड बाय, अब इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है, इस एग्जाम को एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये हर साल कंडक्ट कराती है और रिक्रूटमेंट करती है ऑफिसर्स का, ठीक है। तो यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और मतलब लाखों लोग इसमें अप्लाई करते हैं, बट बेस्ट टू बेस्ट, यानी कि नंबर 1 जो कहते हैं ना कि मक्खन, मतलब दूध में से मक्खन निकालती है, यानी कि जो यूपीएससी है ना, ये इतना टफेस्ट एग्ज़ाम रखती है कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि देखो आईएएस एक ऐसी नौकरी है कि शाही नौकरी है, मतलब ये इसमें एक आपका रुतबा है, इसमें आपकी एक चौड़ है, इसमें आपकी एक यूनिफॉर्म है, आपकी गाड़ी है खुद की, आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करना भी बहुत मुश्किल है, और जब इसको हम क्रैक कर लेते हैं तो इसमें एक बहुत रॉयल फीलिंग आती है इस जॉब को, इस नौकरी को पाने में, ठीक है। अब क्या होता है कि आईएएस इज़ द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, यानी कि एक बहुत ये परमानेंट और शाही नौकरी है, ठीक है, इंडिया में। और ये पार्ट किसका है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इट इज़ वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, इट्स कैडर कैन बी एम्प्लॉयड बाय बोथ द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो आईएएस की जो देखो आईएएस एग्जाम जो भी क्रैक करता है ना, वो उसकी जो जॉब लगती है ना, वो स्टेट अंडर किसके, यूनियन गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी, एंड पब्लिक सेक्टर्स में भी, ठीक है। एंड गेट एक्सपोजर इन न्यूमरस जॉब, यानी कि उसमें बहुत सारी जॉब्स के एक्सपोजर होते हैं, लाइक न्यूमरस जॉब्स होती हैं, रोल्स होते हैं। क्या, कलेक्टर होता है, हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ठीक है। इवन जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी होते हैं वो भी आईएएस ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत रॉयल जॉब है, ये इसको पाने के लिए आपको
मतलब 24 घंटे के भी आपको 48 घंटे बनाने पड़ते हैं, आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी नौकरी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्पिरेंट्स, यानी कि आप लोग ये जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सच एज यूपीएससी आईएएस सिलेबस पैटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको, अब देखो सबसे पहले क्या है कि जैसे कोई भी नया होता है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है अपने, ठीक है, अब उसको रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म भरने के लिए अब 2021 का तो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, जो कि रेगुलरली हर साल जो जून की टाइम 27 जून के आसपास इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन अभी ये पैंडमिक कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया था यूपीएससी की तरफ से, जो कि अपना अक्टूबर 10 के आसपास है, ठीक है। तो बेसिकली जब अब आने वाले जो 2022 आएगा उसमें भी जब बच्चे फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसको करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, क्योंकि लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है, बट उनको इतना पता है मुझे आईएएस बनना है, बट कैसे बनना है, क्या क्या चीज़ें होती है वो सब नहीं पता होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर, और मतलब जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। ये फाउंड कब हुई? 1858 में एज ए इंपीरियल सिविल सर्विसेज इसकी पहचान थी, इसका नाम था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद इसको नाम रख दिया गया आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। अब आती है कुछ हाइलाइट्स। अब एनुअली क्या होता है, देखो हर साल यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट करती है मोर देन, मतलब इसमें क्या होता है, मोर देन जो कैंडिडेट्स होते हैं, शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर मोर देन 20 सर्विसेज, यानी कि 20 ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनके लिए कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करते हैं, जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, और भी मैनी मोर, मतलब बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, ऐसी कैटेगरीज होती हैं, ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनके लिए यूपीएससी आईएएस बनाती है, फिल्टर करती है कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम को कम से कम 5 लाख के अराउंड जो कैंडिडेट्स हैं ना इस एग्ज़ाम को देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत कम, मतलब बहुत फिल्टर करते हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर क्या है, मतलब सॉरी 5 लाख क्यों, यानी ऑन एवरेज मोर देन 8 लाख कैंडिडेट्स, 8 लाख कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को देते हैं, बट जो सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, अपीयर होते हैं रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने का, वो करीब करीब 5 लाख के अराउंड होते हैं, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी मेड थ्रू द प्रिलिमिनरी। अब जो स्टेजेस हैं, अब कैंडिडेट सिलेक्ट करते हो, 3 स्टेजेस होती हैं। पहले उनका एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ठीक है, फिर एक मेन एग्जाम होता है, तीसरा आता है इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स का एग्जाम क्या होता है और मेन एग्जाम क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब एक ये जो एग्जाम है ना, एक ईयर लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, एक ईयर लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि ये जो आईएएस की, देखो जो आईएएस की तैयारी करने के लिए ना, आप ऐसा नहीं कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं, ये एक सालों साल की मेहनत होती है, यानी इसमें आपको 1 साल से 2 साल, और 2 साल वो जो आप मेहनत करते हो, जो तपस्या करते हो, जो आप डेडिकेशन, जो कंसिस्टेंसी रखते हो ना, तब जाके आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो। ये 6 महीने में क्रैक होने वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो दिस ईयर लॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस विल बिगिन। अब बेसिकली इसका जो एग्ज़ाम होता है जून में शुरू होता है, और कंक्लूजन यानी कि जो फाइनल इसका इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट सब कुछ कंप्लीट होता है ना, वो अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है, और इसकी मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाती है मई में, ठीक है। तो इसका क्या टाइमिंग रहता है, जून से इसका प्रोसीजर शुरू होता है, अप्रैल तक आपके मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट जो भी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाती है मई महीने के अंदर, ठीक है। अब आता है एग्ज़ाम है अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एग्जाम लेवल, ये नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है। इसको जो कंडक्ट कराता है वो आता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये एग्ज़ाम टाइप जो होता है पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन भी होता है और ऑफलाइन ही होता है, सॉरी, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो ऑफलाइन ही कराती है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो सर्विसेज हैं, कैटेगरी हैं जो जॉब्स की, जो सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स हो, जैसे आईपीएस, एफपी, आईएफएस, आईएएस, इस तरह से, तो 24 टाइप ऑफ कैटेगरी सर्विसेज हैं। इसमें टोटल अटैम्प्ट्स होते हैं 6, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जो वैकेंसीज ऐप होती हैं अप्रॉक्सीमेटली आपको 720 के आसपास आपको वैकेंसी मिलती हैं। इसका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आता है, और इसमें रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स होते हैं, एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो 8 लाख, मोर देन 8 लाख के अराउंड होते हैं, ठीक है। अब रिसेंटली मैं आपको बताऊं 2021 के एग्जाम के बारे में। अब यूपीएससी ने क्या किया, पोस्टपोन किया इस एग्जाम को, जो कि जून 27 को होने वाला था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये पोस्टपोन हुआ। अब ये जो एग्जाम है अपना 10 अक्टूबर 2021 को है, ठीक है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाता हूँ मैं आपको। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं 796, यानी कि इंक्लूडिंग 22 रिजर्व वैकेंसी, यानी कि इसमें 22 रिजर्व वैकेंसीज भी होती हैं, और ब्लाइंडनेस एंड लो विजन की भी वैकेंसी होती हैं 5, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग की वैकेंसी होती हैं 6,
लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 6, मल्टीपल डिसेबिलिटी की 5। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए वैकेंसीज इसमें निकाली जाती हैं। टोटल वैकेंसीज 796 होती हैं, जिसमें 22 रिजर्व भी इंक्लूडेड होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है, ये इस एग्ज़ाम को कौन लोग दे सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए। आप इंडिया के नागरिक हो सबसे पहले, ठीक है, इंडिया के नागरिक होने चाहिए, या फिर इंडिया मस्ट बी सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान। ठीक है, ओके, मतलब जो भी इस देश का तो नागरिक होना ही चाहिए इंडिया, या फिर अगर वो कैंडिडेट नेपाल और भूटान का है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कैंडिडेट्स मस्ट बी तिब्बतन रिफ्यूजीज हु केम टू इंडिया बिफोर जनवरी 1 1962 बी सेटल्ड परमानेंटली इन इंडिया। ओके, जो तिब्बतन रिफ्यूजीज हैं और जो इंडिया में जनवरी 1 1962 से पहले शिफ्ट हो गए हैं, सेटल हो गए हैं परमानेंटली, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम इथोपिया, केन्या, मलवई, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, तंजानिया, उगांडा, वियतनाम, ज़ेरा और ज़ैम्बिया। यानी कि इन कंट्रीज़ से भी मतलब माइग्रेट अगर कोई हुआ है, इंडिया में परमानेंटली सेटल हुआ है, ठीक है, मतलब इस इंटेंशन से परमानेंटली इंडिया में सेटल हुआ है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 एग्जाम इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फॉलोइंग। अब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं इस एग्जाम के क्वालिफिकेशन के। यहाँ पर लिखा कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, यानी कि आपने BSc, BCom, BA, BTech कोई भी ऐसी डिग्री आपने की हो। ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एक कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से आपने एक डिग्री करी हो। Candidates who have appeared for the qualifying examination and are awaiting results, or those who are yet to appear for the qualifying examination are also eligible for the preliminary examination। यानी कि जैसे कि कोई भी अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या उसकी लास्ट ईयर है, ठीक है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अपियरिंग में अगर वो है तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो कैंडिडेट दे सकता है। सच कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग द सेड एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर द मेन। यानी कि अगर वो अपियरिंग में है कॉलेज की अपनी लास्ट ईयर की, या 4th ईयर है अगर वो बीटेक कर रहा है, अगर वो अपनी डिग्री की लास्ट ईयर में तो वो अपियरिंग में उस एग्ज़ाम को दे सकता है। बस उसको एक प्रूफ देना पड़ता है कि वो जब अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दे रहा है और उसको पास करता है और आगे बढ़ता है तो उसको पास होने का प्रूफ देना पड़ेगा आपको। हर एक चीज़ का आपको अपनी मार्कशीट, अपने सर्टिफिकेट्स, आपको जो भी होते हैं बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपको देनी पड़ती हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और इट्स इक्विवेलेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे कि टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच से जो बीटेक वगैरह भी कर रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एलिजिबल हैं, इसको इक्विवेलेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव पास द फाइनल ईयर ऑफ MBBS और एनी मेडिकल एग्जामिनेशन बट आर येट टू कंप्लीट द इंटर्नशिप कैन ऑल्सो अपीयर फॉर द मेन एग्जामिनेशन। अब जो MBBS कर रहे हैं या जो मेडिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, वो भी, और वो इंटर्नशिप अगर कर रहे हैं तो वो भी कैंडिडेट्स इस मेन एग्जाम को दे सकते हैं, यानी कि जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, अपीयर हैं। ठीक है, दे मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न यूनिवर्सिटी, यानी कि वो वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से कोई भी परमिशन, एक लेटर या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ता है, फाइनल प्रोफेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो और वो फिर फाइनल डिग्री भी दिखानी पड़ती है। अब इसमें एज लिमिट क्या है, अ कैंडिडेट शुड बी ए मिनिमम 21 ईयर्स। ठीक है, कम से कम एज जो शुरुआत है वो 21 की होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं। अब अ कैंडिडेट शुड बी ए मिनिमम ऑफ 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगर कोई भी कैंडिडेट इसको एग्ज़ाम को दे रहा है, अगर वो देना चाह रहा है तो उसकी कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए, और वो कब तक दे सकता है, उसकी मैक्सिमम एज 32 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर्म भरने की शुरुआत कब से होती है, अगस्त 01/2021, यानी कि आगे से अब ध्यान रखना। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है अगस्त 1, 2021, बट ही शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन अगस्त 2, 1989। अब अगस्त 2, 1989 से पहले अगर वो बॉर्न नहीं हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, एंड नॉट लेटर देन अगस्त 1, 2000। नेसेसरी एक्शन विल टेक टू मेक करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन, अब जो नेसेसरी एक्शन विल टेक टू मेक करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन रिस्पेक्टिव रूल्स रेगुलेशंस। ओके, बाकी के अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको बता भी दी जाएंगे सर्विसेज UPSC की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होगे कि 21 साल आपको मिनिमम एज चाहिए, 32 साल आपकी मैक्सिमम एज है।
ठीक है। अब वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि अगस्त 2 1989 से पहले बॉर्न नहीं हुए हों, ठीक है, और अगस्त 1 2000 के बाद बॉर्न नहीं हुए, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि 2 अगस्त 1989 से पहले पैदा नहीं हुए वो लोग, वो कैंडिडेट, और जो 1 अगस्त 2000 से बाद पैदा हुए वो लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव इज रिलैक्सेबल फॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स: 5 ईयर्स शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स, 3 ईयर्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, 3 ईयर्स डिफेंस सर्विस पर्सनल, ठीक है। एज लिमिट आप यहाँ पर देखिए 5 ईयर्स एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर्स एंड ECO SSCO हु हैव रिटर्न rendered at least 5 years military service, 5 years in the case of ECO, 10 years blind, deaf, mute and orthopedically handicapped, 5 years in the case of, मतलब आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि कितने आपको अपर एज लिमिट मतलब आगे मिल सकती है एक्स्ट्रा, ठीक है, अटेम्प्ट करने की। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं इसमें देखो, रेस्ट्रिक्शन होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज इफेक्टिव सिंस 1984 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। अब जो जनरल में है, जिनकी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास 6 अटैम्प्ट होते हैं अप टू 32 ईयर्स, यानी कि अगर वो 21 साल से एग्जाम देना शुरू करते हैं तो उनके पास 6 अटैम्प्ट्स होते हैं 32 साल तक अगर वो देते हैं तो, ठीक है। SC ST वालों के लिए कितने, कोई लिमिट नहीं है, अगर वो 37 साल तक, मतलब लिमिट एक्चुअली वो 37 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो OBC है उनके पास 9 अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है, वो 35 ईयर्स तक मतलब अपने इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके पास 9 अटैम्प्ट्स हैं फॉर जनरल एंड OBC, यानी कि जो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर वो जनरल और OBC से हैं तो वो 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, और SC ST से हैं तो अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ पर वो सारी चीज़ें कि एक IAS की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, वो उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको जूम कर देता हूँ एक बार, आप इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लेना, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। ये यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां हैं एक IAS की क्या क्या होती हैं, ये देखो कई बार क्या होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपको कई बार इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में पूछ ली जाती हैं कि एक IAS की जिम्मेदारियां, उसके कार्यकाल, उसकी चीज़ें क्या होती हैं, उसको किस तरह चीज़ें करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब कई लोग, अब मेन चीज़ ये है, कई लोगों की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक IAS की सैलरी क्या होती है, उसको कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़, यानी सब कुछ ही मिलता है लगभग। देखो कि जो यहाँ पर लिखा है, एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन द बेसिक पे ऑफ IAS ऑफिसर सैलरी इज ₹56,100। मोर ओवर करेंटली द सैलरी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी विच इज द टॉप मोस्ट पोजिशन दैट कैन बी हेल्ड बाय एन IAS ऑफिसर इज 2.5 लाख पर मंथ। द अदर फैसिलिटीज़ दैट आर एंजॉयड बाय द IAS ऑफिसर, यानी कि जो और भी फैसिलिटीज़ हैं वो है गवर्नमेंट एकोमोडेशन, यानी कि रहने के लिए घर मिलता है, सब्सिडी फैसिलिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, अदर स्टाफ यानी कि जो घर में नौकर चाकर होते हैं वो भी मिलते हैं, अगर सिचुएशन रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मोबाइल मिलता है आपको, टेलीफोन मिलता है, इंटरनेट चार्जेस मिलते हैं, हाउस होल्ड यानी कि जो इंक्लूडिंग कुकिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर नो चार्जेस वाइल ऑन ड्यूटी फॉर स्टेइंग इन गवर्नमेंट होटल्स, यानी कि गवर्नमेंट होटल्स एंड बंगलोज हैं, वहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं अगर आप ऑन ड्यूटी कहीं पर स्टे करते हो। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है आपको स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, यानी कि स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री मिलती है। मंथली पेंशन मिलती है अगर आप रिटायरमेंट होता है आपका तो, ठीक है, रिटायर्ड होते हो अगर आप तो। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो पोस्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ, अब यहाँ IAS सैलरी, यहाँ पर पोस्ट वाइज भी सैलरी है। अब यहाँ पर आप देखते हो स्टेट सेक्रेटरीट, यहाँ पर 56,100, 67,700, 78,000, हाईएस्ट जो 2.5 लाख रुपए 37 साल प्लस ईयर्स, नो इक्विवेलेंट रैंक, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरीज मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं कुछ स्टेजेस, अब आता है कि एग्जाम्स की स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है। एग्जाम्स की स्टेजेस 3 कैटेगरीज में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स में देखो 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एक पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स आर आस्क्ड, ठीक है। अब इसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, इन सब चीज़ों को लेके क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है।
फिर आता है दूसरा पेपर आपका होता है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसका भी है जनरल स्टडीज़ 2 CSAT, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाता है मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये पूछा जाता है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम होता है आपका, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर इसमें क्या है, कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर 33% टू क्वालिफाई CSAT, ठीक है। यानी कि 33% आपको स्कोर करना पड़ेगा इस पेपर को पास करने के लिए, और फर्स्ट पेपर को पास करने के लिए द स्कोर विल बी कंसीडर, यानी कि जो कट ऑफ आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको पास करना पड़ता है। फिर आपका मेन एग्जाम आता है। मेन एग्जाम में आपके 8 पेपर होते हैं, सॉरी 7 पेपर होते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। पहला पेपर कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, जो ये मेंस में जो एग्जाम होते हैं वो रिटन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आप जैसे 12th में एग्जाम्स देते हो, कॉपी पेन पेपर पे आप क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर खुद से लिखते हो, सेम उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पेपर ए कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का, 3 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है। ये क्वालिफाई करना पड़ता है आपको। पेपर भी इंग्लिश का होता है जो कि 3 घंटे मिलते हैं, 300 नंबर का, 3 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है। टाइम अलॉटेड, यानी इसको भी आपको पास करना पड़ता है। फिर पेपर 1 आता है जिसमें ऐसे होते हैं, उसमें भी आपको 3 घंटे मिलते हैं, बट वो 250 नंबर का होता है, ये मेरिट के ऊपर बेस्ड होता है। पेपर 2 जनरल स्टडी, पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2, पेपर 4 जनरल स्टडीज़, ठीक है। इसमें आप मार्क्स देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, और किसके ऊपर नेचर ऑफ पेपर क्या होता है, मेरिट बेस्ड होता है। ये सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं। फिर पेपर 5 जनरल स्टडीज़, पेपर 6 ऑप्शनल 1, फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप लेते हो उनका पेपर होते हैं पेपर 6, पेपर 7, ठीक है। सो यही था कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में, कि कई लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, आप एक बार देख लीजिए वापस से। इसमें मैंने आपको बताया कि IAS क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें क्या क्या पोस्ट होती हैं, यूनिट कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। हर साल इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। 1858 में इसको इंपीरियल सिविल सर्विस कहा गया, जनवरी 26, 1950 को इसको IAS कहा गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। इस एग्ज़ाम की हाईलाइट्स मैंने आपको बताई। इसमें 8 लाख के कैंडिडेट करीब करीब रजिस्टर करते हैं, 5 लाख अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 3 स्टेजेस में इसका एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट। ये हर साल जून के महीने में स्टार्ट होता है और अप्रैल तक इसका एंड हो जाता है सारे एग्ज़ाम्स, और इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट मई में रिलीज़ कर दी जाती है, ठीक है। इसमें अटैम्प्ट्स कितने हैं, 6 अप्रॉक्सीमेटली। इसमें जो वैकेंसी आती हैं वो 720 आती हैं, ठीक है। UPSC इसको कंडक्ट कराता है, ये ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। रिसेंटली 2021 का एग्ज़ाम जो कि जून 27 को होने वाला था, वो 10 अक्टूबर को शिफ्ट किया गया ड्यू टू लॉकडाउन कोरोना की वजह से, ठीक है। उसके बाद इसमें वैकेंसीज़ आप देख सकते हो कि रिजर्व्ड वैकेंसी क्या है, ब्लाइंड, डीफ, लोकोमोटर, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो कैंडिडेट कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, उसने अगर MBBS मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है तो उसके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, मेन चीज़ एज लिमिट मैंने आपको बताई। या ध्यान रखिए 21 साल आपकी मिनिमम एज हो, 32 साल आपकी मैक्सिमम एज हो, ठीक है। जो 2 अगस्त 1989 से पहले पैदा हुए हैं वो इसको एग्ज़ाम को सॉरी बट ही शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, यानी कि 2 अगस्त 1989 से पहले जो पैदा हुए हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, और जो 1 अगस्त 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एज लिमिट देख लीजिए, यहाँ पर 5 साल लिखी है SC ST के लिए, 3 साल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होंगे आपको इसमें, OBC SC ST जनरल के हिसाब से आप देख लीजिए। और उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये आपको खुद से पढ़नी होगी कि इसमें क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं एक IAS की, ठीक है। तो और इसकी में सैलरी क्या होती है, फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं आपको, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस कौन सी होती हैं, पेपर प्रीलिम्स में कौन 2 एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने दिखाया यहाँ पर। उस पेपर में पूछा क्या जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन एग्ज़ाम का आपको बताया, इसमें आपके 7 पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखिएगा एक बार वापस से, अगर नहीं समझ में आया तो कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। और लास्ट ये एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ गाइज़, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसका चाहिए कि सिलेबस और भी क्या क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या सिलेबस आता है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी चाहिए। देखो गाइज़, मैं एक्चुअली हिंदी इंग्लिश मीडियम से हूँ, सो हिंदी मीडियम के लिए मेरे पास करंट अफेयर का कोई सोर्स नहीं है, बट हाँ एक पेज है, मैं उसका एक्चुअली मैंने भी जब पढ़ाई करी है तो मैंने भी उसी से पढ़ा है, UPSC CDS डिज़ायर करके है एक पेज,
उसके वो जो करंट अफेयर अपडेट करता है ना, वो बेस्ट होती है, मतलब उससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप उसको डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिए। उसके लिंक के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और बुक्स एंड सिलेबस के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी इस नंबर पर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बुक्स एंड सिलेबस के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।